वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। हम चतुर्विम बल को देख रहे थे और चतुर्विम बल से रिलेटेड हमने मिन्कोवस की आपेक्षिक गति की समीकरण निकाली थी और इसके चारों कंपोनेंट देखे थे F1, F2, F3 और F4। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन लिखें इससे आगे। लिखें क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि चतुर्विम वेग व चतुर्विम बल सिद्ध कीजिए कि चतुर्विम वेग व चतुर्विम बल एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। सिद्ध कीजिए कि चतुर्विम वेग व चतुर्विम बल एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। चतुर्विम वेग व चतुर्विम बल एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। तो लंबवत होने से मतलब क्या है कि उनका डॉट प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हो तो वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। a डॉट b करते हो तो a b cos 90 की वजह से वो जीरो, तो मतलब जीरो आना चाहिए, अर्थात समीशन u म्यू डॉट f म्यू इक्वल टू जीरो हो। अर्थात ये हमें प्रूफ करना है। देख लो इसको, समीशन u म्यू डॉट f म्यू जीरो। तो देखें इसको, इधर देखो पहले, चूंकि चतुर्विम बल F म्यू इक्वल टू कितना होता है? F म्यू इक्वल टू dp म्यू अपॉन डी टॉ, dp म्यू अपॉन डी टॉ। ये होता है चतुर्विम संवेग में परिवर्तन की दर। तो यहां से इसको u के टर्म में लिखना है हमें, चतुर्विम वेग m नॉट d अपॉन डी टॉ, और इसको हमने कितना लिख दिया? u म्यू। अतः हमें इन दोनों का मल्टीपल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, u म्यू डॉट f म्यू निकालते हैं। u म्यू डॉट f म्यू, इसको हम किस तरह से लिखेंगे? u म्यू तो है, डॉट f म्यू की वैल्यू हमने डाल दी m नॉट d u म्यू अपॉन डी टॉ। ये लिख सकते हैं इस तरह से, इसकी वैल्यू हमने पुट की है, m नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, u म्यू डॉट d u म्यू अपॉन डी टॉ। इस तरह से लिख दिया इनको, दोनों को डॉट के फॉर्म में लिख दिया। इसको आगे हम इस तरह से नहीं लिख सकते क्या? देखो यही देखो, हाफ एम नॉट डी अपॉन डी टॉ यू म्यू डॉट यू म्यू। इस तरह से नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आप a डॉट b का अगर आप अपडाउन करते हो तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हो, तो फर्स्ट को स्थिर रखोगे, यू म्यू को स्थिर रखा, डॉट कैसे आएगा अगर हम इसको खोलते हैं तो, क्योंकि d अपॉन डी टॉ यू म्यू डॉट यू म्यू, इसको अगर आप खोलते हो तो किस तरह से आएगा? देखो, यू म्यू को स्थिर रखा, डॉट डी यू म्यू अपॉन डी टॉ, प्लस में इसको स्थिर रखा, कौन से को? दूसरे वाले को स्थिर रखा, पहले का करा डी यू म्यू अपॉन डी टॉ डॉट यू म्यू। तो a डॉट b डॉट a के बराबर होता है क्रममिल में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ यू म्यू डॉट डी यू म्यू अपॉन डी टॉ। ठीक है, लेकिन हम तो इस वाली क्वांटिटी को लिखना चाह रहे थे, तो इसको हमने कितना लिख दिया? हाफ डी अपॉन डी टॉ यू म्यू डॉट यू म्यू इक्वल टू यू म्यू डॉट डी यू म्यू अपॉन डी टॉ लिख सकते हैं। ये कितने के बराबर था यहाँ पर? यू म्यू डॉट यू म्यू। ठीक है, इस तरह से हम इसको लेकर आए। ठीक है, तो इस की जगह पर हमने इस चीज को लिख दिया, तो ऐसे लिख दो। पहले हम इस चीज को बता दिया है कि चूंकि इस तरह से होगा तो इसके स्थान पर लिखेंगे, इसलिए u म्यू डॉट f म्यू इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा? m नॉट तो चल ही रहा है, और इसके स्थान पर ये रख देंगे हाफ d अपॉन डी टॉ u म्यू डॉट u म्यू, m नॉट अपॉन 2 d अपॉन डी टॉ। इसको हम कितना लिख सकते हैं बताओ? इसको u म्यू का स्क्वायर, a डॉट a कितना होता है? a का स्क्वायर, तो u म्यू का स्क्वायर u म्यू डॉट f म्यू, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है? समीशन की वैल्यू निकालनी थी, तो दोनों तरफ समीशन लेते हैं। समीशन ऑफ u म्यू डॉट f म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? समीशन यहां पर लगेगा। अब समीशन किस पर काम कर रहा है? म्यू की वैल्यू पर, 1 2 3 4 जो होती है उन पर काम कर रहा है। तो इस वाली क्वांटिटी में तो कहीं समीशन
वो म्यू है ही नहीं, तो म्यू किस पर काम करेगा, कि समेशन किस पर काम करेगा, केवल इस वाले म्यू पर। तो हम उस समेशन को इसके अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर से उसको अंदर ले जाएंगे, तो समेशन ऑफ यू म्यू का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। समेशन बाहर ही लगता, लेकिन वो केवल किसकी वैल्यू पर काम कर रहा है, म्यू की वैल्यू पर समेशन काम कर रहा है, कि म्यू की वैल्यू यहाँ पर 1 से 4 तक हो गई, तो म्यू कहां पर आ रहा है, केवल यू में ही आ रहा है, तो उसी पर लगेगा। तो इसको आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यू म्यू का जो स्क्वायर है, समेशन ऑफ यू म्यू का स्क्वायर कितने के बराबर आया था, चतुर्विम वेग का जो वर्ग है, चतुर्विम वेग का जो वर्ग है वो कितने के बराबर आ रहा था, -c², जहां पर हमने निश्चल सिद्ध किया था, उसको देखा होगा आपने, यहाँ पर निश्चल सिद्ध किया था, वहां पर ये आ रहा था माइनस समेशन ऑफ यू म्यू का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का c², इसलिए यहाँ पर समेशन ऑफ यू म्यू डॉट एफ म्यू कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर -c² रखेंगे तो m0/2 d/d और यहाँ पर कितना हो जाएगा -c², c कांस्टेंट है, तो इसका जो डेरिवेटिव है समय के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ यू म्यू डॉट एफ म्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लिखें यहां पर, इसको सेम लिख दो। चतुर्विम वेग और चतुर्विम बल एक दूसरे पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने संवेग का फोर्थ कंपोनेंट निकाला था, आयोटा E/c अलग से निकाला था, इसी तरह से हम चतुर्विम बल है, चतुर्विम बल का फोर्थ कंपोनेंट हम वैसे नॉर्मली कितना लिख रहे थे, F4 इक्वल टू गामा यू आयोटा बाई सी DE/dt, इस तरह से लिख रहे थे। लेकिन इस फोर्थ कंपोनेंट को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं हम, तो हेडिंग डालना चतुर्विम बल का फोर्थ कंपोनेंट चतुर्विम बल का चतुर्थ घटक फोर्थ कंपोनेंट ऑफ 4D फोर्स, हेडिंग डालो इसको। चतुर्विम बल का चतुर्थ घटक, तो इसमें क्या है कि हमने पढ़ा था कि जो चतुर्विम वेग है और चतुर्विम बल है वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, क्योंकि चतुर्विम वेग व चतुर्विम बल एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। इट मींस हम कैसे लिख सकते हैं
कि समीशन ऑफ यू म्यू डॉट एफ म्यू इक्वल टू कितना है 0। इस चीज को हम जानते हैं, इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 1, ठीक है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समीशन है तो u1 डॉट f1 प्लस u2 डॉट f2 प्लस u3 डॉट f3 और u4 f4, इस तरह से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 2, मतलब उसको कंपोनेंट्स के रूप में लिख दिया, क्योंकि म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी काम करेगी 1 2 एंड 3 एंड 4, इस तरह से काम करेगी। अब यहां पर चूंकि u1 कितने के बराबर था गामा u ux, u2 था गामा u बाई के बराबर, यहां पर u3 था गामा u z के बराबर और u4 था आयोटा c गामा u, इतने के बराबर था। f के देखते हैं कंपोनेंट, f1 कितने के बराबर था, जहां करके लिख देना इनको, जहां f1 कितने के बराबर था गामा u fx, f2 कितने के बराबर था गामा u f बाई, f3 कितने के बराबर था गामा u fz और f4 कंपोनेंट कितने के बराबर था गामा u, f4 हमें निकालना है, फोर्थ कंपोनेंट को निकालना है, इसकी वैल्यू हमें नहीं डालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया उस पर। अब इन वैल्यूज को हम डालते हैं, समीकरण 3 बोल दिया, समीकरण 3 से वैल्यू अगर हम पुट करते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान यदि हम समीकरण 2 में रखते हैं कितना आ जाएगा बताओ, गामा u fx, गामा u fx और इसकी वैल्यू रखते हैं गामा u ux, तो गामा u का स्क्वायर ux fx इस तरह से हो जाएगा, फिर गामा u का स्क्वायर u बाई एफ वाई प्लस गामा u का स्क्वायर u z एफ जेड, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। और साथ ही साथ कितना लिखेंगे इसमें प्लस में u4 की वैल्यू है आयोटा c गामा u, इस तरह से, और f4 कंपोनेंट हमें निकालना है, f4 कैपिटल f4 होगा, ये कैपिटल और स्मॉल में थोड़ा अंतर लेकर चलना, ये f4 कैपिटल है और इसके जो कंपोनेंट लिखे हैं fx f बाई fz, ये क्या है स्मॉल है, इस तरह से लिख दिया। इन तीनों में से हम कॉमन ले लेते हैं गामा u का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा ux fx u बाई एफ बाई और uz fz, इस तरह से, और प्लस में आयोटा c गामा u f4 इक्वल टू 0, f4 इस तरह से लिख देना जिससे कि f म्यू में अंतर लिख जाए, f4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर गामा u और गामा u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल गामा u बचेगा, और इसको हम कितना लिख सकते हैं u वेक्टर डॉट f वेक्टर, अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते स्मॉल f वेक्टर, u वेक्टर डॉट स्मॉल f वेक्टर लिख सकते हैं, क्यों, इसी को खोलोगे ux i कैप प्लस u बाई कैप प्लस u z k कैप और डॉट प्रोडक्ट इसका fx i कैप प्लस fx f बाई j कैप प्लस f z k के साथ करोगे, यही आ जाएगा, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, और प्लस में आयोटा c f4 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहां से हमें निकालना है f4 कंपोनेंट, तो f4 कंपोनेंट कितना जाएगा, इसको धर ले गए तो माइनस के गामा u वेक्टर डॉट f वेक्टर, गामा u वेक्टर डॉट f वेक्टर, और नीचे कितना हो जाएगा आयोटा c, अगर इस आयोटा को ऊपर ले गए यानी कि आयोटा आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो आयोटा स्क्वायर बचेगा, आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये गामा u i बाई c u वेक्टर डॉट f वेक्टर लिख सकते हैं इसको, f4 कंपोनेंट, ठीक है, तो f4 कंपोनेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आयोटा अपॉन c गामा u वेक्टर डॉट f वेक्टर, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। चूंकि अब ध्यान से देख लेना u म्यू इक्वल टू हमारे पास कितना था u1 u2 u3 u4, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं u वेक्टर, और इसको लिख दिया हमने u4, फोर्थ कंपोनेंट को तो अलग से लिखना पड़ता है क्योंकि इमेजिनरी होता है, और ये कितने के बराबर था गामा u ux, गामा u बाई, गामा u z और आयोटा c
गामा यू कितने के बराबर था, आयोटा सी गामा यू। इन तीनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, गामा यू यू वेक्टर, यू एक्स यू वाई यू जेड को सिमिलर करके लिख दिया एक साथ कंबाइन करके, तो गामा यू यू वेक्टर और ये कितना ले जाएगा आयोटा सी गामा यू इस तरह से, और गामा यू यू वेक्टर को कंपेयर करेंगे। अतः कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, अतः जो गामा यू है यू वेक्टर वो कितने के बराबर काम करेगा, कैपिटल यू वेक्टर की तरह काम करेगा। अतः इसलिए F4 कंपोनेंट है वो कितने के बराबर हो जाएगा, I बाई सी, और गामा यू यू वेक्टर को हमने कितना लिख दिया, इसको लिख दिया हमने कैपिटल यू वेक्टर डॉट स्मॉल एफ वेक्टर, इस तरह से। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा इस गामा यू को हम इसके साथ भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, जब स्मॉल यू वेक्टर बना रहता था और डॉट गामा यू एफ वेक्टर को, गामा यू एफ वेक्टर को आप कितना लिख देते थे, पहले लिखवाया था, वो कितना हो जाता था, गामा यू एफ वेक्टर वो हो जाता कैपिटल एफ वेक्टर। ठीक है, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, कैपिटल एफ में म्यू लिख रहा है तो ये इसके चारों कंपोनेंट इंक्लूड हैं इसमें, F1 F2 F3 और F4 चारों कंपोनेंट आएंगे यहाँ पर, F1 F2 F3 F4। अगर इसमें इन तीनों को लिखकर हम लिख रहे हैं तो इन तीनों को हम केवल लिख सकते हैं F वेक्टर से। अगर F म्यू है तो चतुर्विम है तो चारों होंगे, और F वेक्टर है, वेक्टर में हमेशा तीन ही इंक्लूड होते हैं, 1 2 3 या x y z, तो वेक्टर लग रहा है तो उसमें तीन इंक्लूड हैं। अब कैपिटल है तो चतुर्विम वाले के तीन कंपोनेंट इंक्लूड होंगे, और स्मॉल एफ वेक्टर है तो उसमें तीन इंक्लूड होंगे त्रिविम वाले, स्मॉल एफ एक्स स्मॉल एफ वाई स्मॉल एफ जेड। अगर ये है स्मॉल एफ वेक्टर इसमें ये तीन कंपोनेंट हैं, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, और कैपिटल एफ है तो उसका मतलब क्या रहा, उसमें F1 F2 F3 मतलब गामा यू एफ एक्स गामा यू एफ वाई और गामा यू एफ जेड ये इंक्लूड है। ठीक है, ये मतलब रहा उसका। तो लिखें इसको पूरा, इसको पूरा लिख दो। ये याद होना चाहिए फोर्थ कंपोनेंट। एक तो हमने ऊर्जा की टर्म में लिखा था ई की टर्म में जो पहले लिख रहे थे, और यहाँ पर हमने जो लिखा है वेग की टर्म में लिखा है।
इक्वेशन 2 तीन हो गई यहाँ तक, इसको डाल देना इक्वेशन 4 और इसको डाल देना इक्वेशन 5। देखना समीकरण 4 अथवा 5 चतुर्विम बल के चतुर्थ घटक को व्यक्त करती हैं। समीकरण 4 अथवा 5 दोनों ही है। अगर स्मॉल यू वेक्टर है और इसके साथ गामा यू का मल्टीप्लाई कर दिया तो कैपिटल यू वेक्टर बन जाएगा। वो दिखाया है नीचे, पूरा शो किया है कि किस तरह से लिख रहे हैं उसको। तो समीकरण 4 अथवा 5 चतुर्विम बल के चतुर्थ घटक को व्यक्त करती हैं। चतुर्विम बल के चतुर्थ घटक को व्यक्त करती हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखें इसके बाद। देखो, स्थिर अवस्था में म्यू मैसोन की माध्य आयु, स्थिर अवस्था में म्यू मैसोन, स्थिर अवस्था में म्यू मैसोन की माध्य आयु, एक पार्टिकल है उसकी जो माध्य आयु दे रखी है आपको 2 × 10⁻⁻⁶ सेकंड है। माध्य आयु 2 × 10⁻⁻⁶ सेकंड है स्थिर अवस्था में। यही है ना। म्यू मैसोन की माध्य आयु क्या होगी जब, म्यू मैसोन की माध्य आयु क्या होगी जब वह, म्यू मैसोन की माध्य आयु क्या होगी जब वह 0.98c वेग से, माध्य आयु क्या होगी जब वह 0.98c वेग से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। माध्य आयु क्या होगी जब वह 0.98c वेग से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और क्षय होने से पूर्व, एवं क्षय होने से पूर्व वह कितनी दूरी तय करेगा, वह कितनी डिस्टेंस तय करेगा या कितनी दूरी तय करेगा। ये क्वेश्चन है कि एक म्यू मैसोन पार्टिकल है, वो जब स्थिर अवस्था में है तो उसका जो जीवन काल है या माध्य आयु है, उसकी एज है वो इतनी है, लेकिन वो जब गतिशील है पृथ्वी के वायुमंडल में इतने वेग से जब गतिशील हो रहा है तब उस स्थिति में उसकी माध्य आयु क्या होगी। तो हम जानते हैं कि टॉ इक्वल टू कितना होता है, टॉ नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। चूंकि स्थिर अवस्था में माध्य आयु यानी कि उसकी जो वास्तविक आयु होगी वो होगी माध्य आयु, यानी कि टॉ नॉट की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 2 × 10⁻⁻⁶ सेकंड। ये किस में है, स्थिर अवस्था में। गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में माध्य आयु टॉ हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टॉ इक्वल टू, चूंकि इसको यहां पर लिखना है फॉर्मूले को, चूंकि टॉ इक्वल टू टॉ नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। v कितना दे रखा है आपको, 0.98c, इसका वेग दे रखा है, टॉ नॉट दे रखा है, तो वहां से आपको किसको कैलकुलेट करना है, टॉ को। तो करिए इसको, क्वेश्चन को लिखो और इसका आंसर लिखो। टॉ को कैलकुलेट करना है और फिर यदि टॉ आ जाता है तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर 4 गुना समय, कितनी चाल से गति कर रहा है, 0.98c वेग से, और समय कितना हो जाएगा टॉ। गतिशील अवस्था में उसका जो समय होगा वो कौन सा होगा, टॉ नॉट नहीं होगा, टॉ होगा, क्योंकि टॉ नॉट तो कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में उसकी एज है, जबकि जब गतिशील है तब उसकी एज कितनी हो चुकी है, ये वाली जो टॉ आपका निकल कर आएगा। तो पहले टॉ निकालो और फिर टॉ का v से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकालो कि वो कितनी दूरी तय करके क्षय हो जाएगा, क्षय होने से पूर्व यानी कि खत्म होने से पूर्व वो कितनी डिस्टेंस वहां पर तय करेगा। करें क्वेश्चन को कंप्लीट इसको। इसमें जो आपकी टॉ की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी
6 सेकेंड। पहले से मतलब समय बढ़ जाएगा उसका, अगर वो गतिशील है, पहले कम समय के लिए जी रहा था और वो यदि इतने वेग से गति करने लग जाए तो उसका समय बढ़ जाएगा, मतलब इतने जीवन काल के बाद वो क्या हो जाएगा, क्षयित होगा, तो समय बढ़ जाएगा। यहाँ पर 2 टाइम्स है या 10 टाइम्स है, लगभग 10 टाइम्स और 10⁻⁻⁶ का। ठीक है, और इससे यदि हम डिस्टेंस निकालते हैं d, तो v इंटू टॉ से हम यदि डिस्टेंस निकालते हैं तो वो आपका आंसर आ रहा है 29.5617 इंटू 10⁻² मीटर। इन दोनों आंसर्स को लिख लेना और पूरा कैलकुलेट करके देखना कि ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, ये कंप्लीट करना है आपको। यहां तक कंप्लीट करो इसको, और क्वेश्चन में इनकी जो आंसर है ये आएंगे, और यदि नहीं आ रहे हैं किसी के तो मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, मैं चेक कर लूंगा और फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको बता दूंगा। आंसर यही आएंगे जहां तक, तो इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।